हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए स्टार्ट, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमारा पहला शब्द क्या है? एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है? जो लोग रिच होते हैं, है ना, जो धनी होते हैं, अमीर होते हैं, उन लोगों को हम लोग एफ्लुएंट बोलते हैं। तो AFFLUENT। हमने क्या बोला? जो लोग रिच होते हैं, है ना, रिच। तो रिच क्या हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है? एडजेक्टिव। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव। एफ्लुएंट लोग कौन होते हैं? जो बहुत अमीर हैं, अमीर। तो हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, तो आपके पास में बहुत सारा पैसा है। डन। तो वेल्दी, रिच, ओप्यूलेंट, वेल टू डू, वेल ऑफ, इन सब का मतलब है जब आप रिच हैं, अमीर हैं। और अगर एंटोनिम बनेगा तो पुअर वाला बन जाएगा, पुअर। पेनीलेस, पेनी का मतलब मनी हो गया, पैसा हो गया, और लेस मतलब पैसे से हीन है, हमारे पास पैसा नहीं है तो गरीब हो गए। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा पेन्यूरियस या डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जब आप किसी भी रिसोर्स से वंचित होते हैं, आपके वो पास में वो चीज़ नहीं है, वो सामान नहीं है, आप आप वो लैक कर रहे हैं। सो एफ्लुएंट का मतलब कौन होते हैं? जो लोग रिच होते हैं, जो अमीर होते हैं। सो दे आर वेरी एफ्लुएंट, दैट मीन्स दे आर वेरी रिच, सो दे कैन अफोर्ड एनीथिंग। तो वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं। आप सिंपली आप रिच वर्ड यूज़ करते हो, तो आज से आपको रिच वर्ड को चेंज करके अपनी डिक्शनरी में क्या यूज़ कर लेना है? एफ्लुएंट। आज से आपको अपनी डिक्शनरी में क्या वर्ड यूज़ कर लेना है? एफ्लुएंट। आपसे अब जब भी आप बोलोगे ना शी इज़ वेरी रिच, तो आप क्या बोलेंगे? नो नो नो, मैम ने बोला था रिच नहीं बोलना है, अब हम बोलेंगे एफ्लुएंट। अच्छा, आप लोग देखते हैं ना, जब हम लोग इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं या जब हम लोग इंग्लिश न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, तो उनकी वोकैबुलरी थोड़ी इन्हेंस्ड होती है। तो एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, इसको अपनी नोटबुक में ही बंद करके रख देते हैं। अब आप सोचो कि जहाँ वर्ड आप रिच यूज़ कर रहे हो वहाँ आप एफ्लुएंट यूज़ करोगे, आपकी भी वोकैबुलरी इन्हेंस्ड हो चुकी है। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, यू जस्ट हैव टू यूज़ इट। सो लाइक शी इज़ वेरी एफ्लुएंट, सो शी कैन अफोर्ड एनीथिंग। वो कुछ भी अफोर्ड कर सकती है, वो कुछ भी खरीद सकती है, क्योंकि वो अमीर है, उसके फादर बहुत अमीर हैं, तो ही शी कैन डू एनीथिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके मन में डर पैदा कर रही है, जो बहुत डरावनी है, चिंताजनक है, वरिंग है, डिस्टर्बिंग है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या हो जाता है? एडजेक्टिव होता है, क्योंकि वो चीज़ कैसी है? डरावनी है, चीज़ की विशेषता बताई जा रही है। तो अलार्मिंग क्या हो जाता है? कोई चीज़ जो बहुत डरावना है, चिंता पैदा कर देने वाला है, परेशान कर देने वाला कोई चीज़ है। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे टेरिफाइंग, फ्राइटनिंग, स्कैरी, हॉरिबल। और एंटोनिम्स क्या होंगे? कोई चीज़ जो बहुत मन को सुकून दे रही है, कोई सूदिंग, बहुत शांत, एक म्यूज़िक आप सुन रहे हैं जो बहुत सूदिंग है, बहुत कामिंग है, बहुत रिलैक्स कर देने वाला है। तो ये इसके आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अलार्म मतलब आपको चिंता में डाल दिया। कैसे याद कर सकते हैं? हाँ, जो हमारा अलार्म बजता है, और अलार्म बजता है तो कैसे रिलेट करें? अगर सपोज करो अलार्म बजा ही नहीं, अब वो सिचुएशन कैसी हो जाएगी? वो बहुत परेशान वाली हो जाएगी। आपको ड्यूटी जाना है, स्कूल जाना है, क्लास में जाना है, और आपका अलार्म ही नहीं बजा, तो अब सिचुएशन कैसी हो चुकी है? अलार्मिंग हो चुकी है। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। अगर आप अपने अलार्म को मिस कर देंगे ना, तो क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि हम सोचते हैं 2 ही मिनट, और 2 मिनट कब हमारा 10 मिनट, और 10 मिनट छोड़ो, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकल जाता है, 45 मिनट निकल जाता है। उसके बाद आँख खुलती है तो देखते हैं हाँ भाई ये क्या हुआ, अभी तो जस्ट अलार्म बजा था। तो अब सिचुएशन कैसी हो गई? अलार्मिंग हो गई, बहुत चिंताजनक हो गई, एकदम स्कैरी हो गई। भाई अब तो मैं क्या ही करूँ, अब तो आफत आ चुकी है। और आप अलार्म बजने से पहले ही उठ गए हो, आय हाय हाय क्या मस्त मूड हो रखा है, एकदम सूदिंग, रिलैक्सिंग, मज़ा आ गया। लेकिन वैसे अलार्म की आवाज़ कभी भी रिलैक्सिंग नहीं होती है, बड़ी डरावनी होती है। हाय क्यों बज रही है? तू सोने, तो अभी तो जस्ट मैं नहीं, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है अरे अभी तो जस्ट मैं सोई थी, अभी अलार्म कैसे बज गया? तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। देयर हैज़ बीन एन अलार्मिंग राइज इन द रेट ऑफ साइबर क्राइम। तो ये तो बहुत बड़ी चिंता वाली बात है कि जो साइबर क्राइम है उसके जो नंबर हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ये मैंने सोचा इसको मैं आपको समझाने से अच्छा है कि मैं आपको पिक्चर के थ्रू ही इस चीज़ को समझा दूँ। एक वर्ड होता है हमारा ओवरवेट, और दूसरा होता है ओबीज। ओवरवेट और ओबीज में क्या अंतर है? ये एक्चुअली हमारा बॉडी मास
जो इंडेक्स होता है उसके थ्रू निकाला जाता है। तो जैसे BMI कैसे निकालते हैं, जो हमारा वेट है उसको डिवाइड कर देंगे हमारी हाइट से, ठीक है। तो अगर ये 25 के नीचे रहता है, 25 के नीचे है तो वो नॉर्मल, जैसे अगर वो 18.5 से भी नीचे चला गया तो आप बहुत अंडरवेट हो गए, मतलब कमी है, वजन की कमी है आप में। और अगर 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में अगर आपका बॉडी मास आ रहा है तो मतलब आपका जो वेट है वो नॉर्मल है। बट अगर अगर वो ओवर वेट हो रहा है तो मतलब आप 25 के अबव जा रहे हैं, 25 से लेकर 29.9। बट अगर आप 30 के अबव जा रहे हैं तो फिर आप ओबीज की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये हमारे ब्रेन में बहुत क्वेश्चन आता है जब हम रीड करते हैं कि ओवर वेट एंड ओबीज में क्या डिफरेंस होता है। ओबीज जो सिचुएशन आती है, अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अब ये एक चिंताजनक सिचुएशन है जहाँ पर आपके साथ में बॉडी में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ सकती हैं। ओवरवेट को हम लोग अपनी हेल्दी डाइट के साथ में, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ में हम इसको नॉर्मल तरीके से भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं। बट अगर ओबीज की कैटेगरी में आ जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं। ये सिचुएशन थोड़ी अलार्मिंग, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। और अगर एक्सट्रीम ओबीज हो गए तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो BMI है वो 25 के नीचे ही हमेशा रहे, ताकि आप ना ओवरवेट नहीं होना, पतली सी कमर या ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, एक नॉर्मल अपनी कमर रखनी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेडेंट्री। इसका मतलब होता है एकदम सुस्त वाली ज़िंदगी जीना। यार पता है आप लोग को, जब से मेरी ऑफलाइन क्लास बंद हुई है ना, तब से मेरी लाइफ भी बड़ी सुस्त हो गई है। कैसे, अब पूरा पूरा टाइम ना मेरे को सिर्फ PC पे निकलता है। क्या करने में, आप लिए ये सारा कंटेंट क्रिएट करने में, इसमें 4-4 5-5 घंटे निकल जाते हैं। और सिर्फ बैठे बैठे मेरी खुद की पीठ और मेरा पेट मोटा हो गया है, पीठ में दर्द हो गया है। तो सेडेंट्री का मतलब होता है एकदम सोती हुई लाइफ है, एकदम सुस्त लाइफ है, एकदम इनएक्टिव हैं हम लोग। सेडेंट्री का मतलब एकदम सुस्त हैं हम लोग। अरे कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व ही नहीं। अब मैं क्या लैपटॉप को लेके भागूं और उसमें काम करूं, तुम खुद बताओ। बहुत सुस्त लाइफ है ये। तो सेडेंट्री लाइफ कैसी होती है, लाइफस्टाइल एकदम जब सुस्त होती है, जब हम लोग कुछ भी है इसमें काम नहीं कर रहे। जैसे ऑफिस का जो वर्क कल्चर है वो भी सेडेंट्री ही है। सो इन्वॉल्विंग लिटिल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। बैठे बैठे का काम है, इनएक्टिव हैं, स्टिल ऐसे ही शांत बैठे हैं, या फिर आप लेजी भी हो सकता है। सो अब सेडेंट्री का अपोजिट में होगा भाई, आप एकदम एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, मोबाइल है। मोबाइल का मतलब है आप गतिशील हैं, आप मूव कर रहे हैं, एंगेज्ड हैं आप। So the work is very sedentary. Yes, my work is also very sedentary. I have to sit. Sometimes I don't want to sit, but still I have to sit. So sedentary means आपका बैठने वाला काम है, सिटिंग सिटिंग सिटिंग, या सेडेंट्री सिटिंग सिटिंग सिटिंग, ऐसे कुछ आप याद कर लेंगे। और द वर्क इज़ वेरी सेडेंट्री, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक्टिव होने का मतलब होता है एडजेक्टिव, यानी कोई पर्सन एक्टिव है तो एडजेक्टिव है। अरे वाह, एक्टिव है एडजेक्टिव है, राइमिंग बन गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब होता है आपने, जैसे ना आप किसी से बेटर हो, आप उससे, जैसे 2 भाई हैं उसमें से आप उससे बेस्ट हो। वैसे तो बेटर ही होगा, बेस्ट नहीं होगा, बाकी कंपैरिजन करना गलत है, वो किसी और चीज़ में बेटर होगा आपसे। तो ट्रांसेंड का मतलब होता है जैसे क्लास है ना, उसमें आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, या आप दूसरों के कंपेयर में आपने उनको ओवर पास कर दिया, सरपास कर दिया, उनसे आगे निकल गए आप, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में आप उनके आगे चले जाना, या जो यूजुअल लिमिट है, वो स्टैंडर्ड है, उससे ऊपर आप चले गए, उस वो लिमिट को ही आपने क्रॉस कर दिया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आप देख सकते हैं, न्यूट्रल होगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस का टोन बदल जाएगा। सो टू बी और गो बियॉन्ड द यूजुअल लिमिट ऑफ समथिंग। सो उसको सरपास कर दिया मीन्स उसको आपने आगे निकल गए, उससे आउटडू करने का मतलब होता है अच्छी परफॉर्मेंस देना। पीछे छोड़ दिया या बेटर हो जाएगा। शी कैन ट्रांसेंड ऑल हर बैरियर्स, मतलब जितनी, अब देखो यहाँ पे जितनी भी उसकी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो उन सबको क्या कर सकती है, ट्रांसेंड कर सकती है, मतलब उनके ऊपर निकल सकती है, वो उतनी कैपेबल है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ये वर्ब हो गया ना, आप देख सकते हैं कैन के बाद यूज़ किया है, मेन वर्ब की तरह है ये हमारा। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, उससे आगे निकल जाना, सरपास कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो एकदम तबाही कर दे, आफत भरी हो, एकदम तबाही वाली वो चीज़ हो, एकदम प्रॉब्लमैटिक वो चीज़ हो। तो कॉजिंग अ लॉट ऑफ सफरिंग और डिस्ट्रक्शन, तो वो चीज़ कैसी है, डिज़ास्ट्रस है, मतलब तबाही है,
बहुत परेशानियों से भरी हुई है, जानलेवा है, फेटल है, डेंजरस है, डिवास्टेटिंग है, अनफॉर्चुनेट और वेरी बैड। और एंटोनिम मतलब सब पॉजिटिव पॉजिटिव है, हैप्पी है, लकी होना वो चीज़, फॉर्चुनेट है, बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है वो चीज़ आपके लिए। तो जो उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, उसका जो एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट का जो इफ़ेक्ट हुआ, जो परिणाम हुआ उसके ऊपर में वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग था, बहुत ज़्यादा आफत भरा था। सपोज़ करो कि एक तो एक्सीडेंट हो गया, अब वो पर्सन अकेला ही है जो अपने घर में पैसे कमा के लाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी लाइफ पे जो है वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, एकदम समझ ही नहीं आ रहा कि अब कैसे इस चीज़ से बाहर निकले। तो ये नाउन है, इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट को बता रहा है, कैसा इफ़ेक्ट, बहुत बुरा, तबाही भरा, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आप भी अपनी चीज़ों को पहचानना शुरू कर सकते हैं, देख सकते हैं। और प्लीज़ यार कोशिश करो इन शब्दों को आप यूज़ करो। अभी ना आप देखोगे, आप घर पे हो, आपको लग रहा है मैं बहुत ठीक हूँ, बट जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे, जब आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में आओगे, तो आप देखोगे कि लोग इन शब्दों का डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। फिर आपको लगेगा अरे हमने तो स्पोकन सीखी थी, हमने तो इंग्लिश बोलना सीखा है, बट हम ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? बिकॉज आप इन शब्दों को ही नहीं समझ पा रहे हैं, आपने कभी कोशिश ही नहीं की है। आप सिटिंग, जैसे कहते हैं कि मेरा काम जो है ना वो बैठने वाला है, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि जो मेरा काम है वो सेडेंट्री है। आजकल के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, सेडेंट्री है, ठीक है। उसने उसको सरपास कर दिया, वो उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत बढ़िया थी, सबसे आगे निकल गई, ट्रांसेंड हो गया। कैटेस्ट्रॉफिक है, बहुत खतरनाक है, डेंजरस है, जैसे तबाही है, आपका साइक्लोन आ जाता है या बाढ़ आ जाती है, तो ये कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट होते हैं, इसके बहुत डेंजरस होते हैं, डिजास्ट्रस होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आगे करें। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब भी वही हो जाता है, कहीं एक प्रिकेरियस का मतलब है वो चीज़ बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। जैसे अगर सपोज करो कि कोई एक चीज़ है जो हाइट पे बंधी हुई है, बट वो ना आपको ऐसा लग रहा है कि ये ढंग से नहीं है और ये कभी भी नीचे गिर सकती है, तो ये कैसी सिचुएशन में है, एक प्रिकेरियस सिचुएशन में है। मतलब ये एक ऐसी रिस्की सिचुएशन में है, कभी भी ये चीज़ गिर सकती है। तो प्रिकेरियस का मतलब समथिंग, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो सेफ नहीं है, जो सर्टेन नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है। और अगर सेफ और सर्टेन नहीं है तो वो डेंजरस है, रिस्की है, हजार्डस है, इनसिक्योर है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली सेफ है वो चीज़, सिक्योर है, हार्मलेस है, सर्टेन है, डेफिनेट है। तो शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ प्रिकेरियस हेल्थ, तो वो किस तरीके की हेल्थ की स्टेट में थी, खतरनाक, मतलब अगर उसने थोड़ी बहुत और लापरवाही की तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट प्रीकेरियस, अगेन आप देख सकते हैं हेल्थ को मॉडिफाई कर रहा है, हेल्थ की विशेषता बता रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो आपको एकदम सरप्राइज कर दे, एकदम आपको चौंका दे। अब वो किसी भी सेंस में हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव सेंस में आपको सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, या वो आपको नेगेटिव सेंस में, आपको किसी भी सेंस में हो सकता है सरप्राइजिंग, है ना। तो स्टैगरिंग का मतलब है चौंका देने वाली, या फिर वो चीज़ बहुत बड़ी है तो आप एकदम वो भाई ये क्या है ना, या वो बहुत एक्सपेंसिव है। सो एस्टोनिशिंग, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, अमेजिंग, मार्वलस, सरप्राइजिंग और वंडरफुल। वैसे तो ये एस्टोनिशिंग, अमेजिंग, मार्वलस एंड वंडरफुल ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। सरप्राइजिंग आपका न्यूट्रल टोन हो जाता है। तो अब किसी का रिजल्ट आया वो बहुत स्ट्रैगरिंग था, अब वो सोचो कि वो बहुत ज़्यादा उम्मीद से अच्छे नंबर ले आया है, तब भी सरप्राइजिंग है। और अगर वो फेल हो गया तब भी तो सरप्राइजिंग है, उसने सोचा मैं तो पूरा पेपर छाप के आया हूँ, और लेकिन पता नहीं क्या राम कहानी लिख के आया था वो, तो वो भी सरप्राइजिंग है। वो कौन सा सरप्राइजिंग हो गया, फेल हो गया तो वो नेगेटिव हो गया, वो भी स्टैगरिंग ही है, ठीक है। और अगर अब यहाँ पे वेरी लार्ज है, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है, वो भी हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, नॉर्मल है, अनइम्प्रेसिव है, नॉर्मल है, यूजुअल, नॉर्मल, कॉमन, तो वो हमारा स्टैगरिंग का ओपोजिट हो गया। आगे करें। ओके, तो स्पेलिंग्स कंप्लीट हो गई, अब सॉरी वोकैब कंप्लीट हो गई, अब हम लोग अपनी स्पेलिंग्स पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या, आज का हमारा पहला शब्द क्या है, कम्युनिटीज़। अच्छा, तो देखो इसको पहले ही हमने बना रखा है, तो पहले हम देखते हैं कम्युनिटी। आपको जो दिखाई देता होगा, ये दिखाई देता होगा, क्या हो रहा है तुझे, देखो कम्युनिटी दिखाई देता होगा, यूनिटी। अब इसको लर्न करना बहुत आसान है, कम ऐसे रख लेना, ऐसे, और फिर यूनिटी। तो कम्युनिटी कौन होती है, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ रहते हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग है ना, उनको एक समूह हो जाता है, कम्युनिटी हो जाती है। तो अच्छा, अब हम यूनिटी, यूनिटी है, वो ग्रुप है, तभी तो वो कम हो गया, एक साथ आए, कम ऐसे लगा लेना, डबल एम मिलके
और यूनिटी आ गई। तो कम्युनिटी में भी हमें फोकस क्या करना है, डबल एम और फिर यूनिटी, सिंपल है, डबल एम और यूनिटी। अच्छा, अब अगर हम देखें ये नाउन है, अगर हमने इसको बनाया, ये सिंगुलर हुआ तो हमने इसको बनाया प्लूरल। आपको पता है ना कि जब कोई शब्द वाई पे ख़त्म होता है उससे पहले हमारा अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हटा के हम लोग IES लगा देते हैं, तो बन गया कम्युनिटीज़। बात समझ में आई ना, कम्युनिटी समझ में आ गया, डबल एम आया है। उसके बाद डाइट्री, DI, डाइट, पहले तो डाइट ही लिख देंगे और लास्ट में फिर हम उसमें ARY लगा देंगे। डाइटरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, समथिंग रिलेटेड टू डाइट। तो DIET सिंपल है, पहले आप ब्रेक करो डाइट और फिर आपका लास्ट में लगा दो ARY। आपको पता है अगर हम ना जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो जैसे याद नहीं आ रहा, हाँ आई थिंक हाँ, हम रीड कर रहे थे, वहाँ पे लिखा था स्पिलेज। तो मुझसे पूछा कि स्पिलेज का मीनिंग क्या है, मतलब जो मेरे साथ में रीड कर रहे थे तो उनको ये स्पिलेज का मतलब नहीं समझ में आया, ये स्पिल है। अब पता है वहाँ पे कैसे मैंने बोला आप एज को छोड़ो, आप स्पिल को सोचो। स्पिल का मतलब किस चीज़ को फैला देना, और एज लगा के तो कुछ नहीं किया, इसको नाउन बना दिया। स्पिल का मतलब वर्ब होता है। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप उसको लास्ट में 2-4 शब्द काट भी दोगे, उसके मेन शब्द पे फोकस करोगे, मिल जाएगा। स्पिल एज में आप स्पिल एज को मत ढूंढो, आप स्पिल को देखो। स्पिल का मतलब किसी चीज़ को फैला देना, तो स्पिल एज का मतलब वही हो गया। ठीक है, ये नाउन हो गया, स्पिल वर्ब हो गया। तो डाइटरी क्या हो गया, ये एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। डाइटरी क्या हो गया, एडजेक्टिव फॉर्म हो गया आपका डाइट का। तो डाइट DIET और फिर लास्ट में ARY। तो डाइटरी में क्या होगा, एक बार E आएगा, ET आएगा और फिर एक बार ARY आएगा, DIET और फिर ARY। अच्छा, और एक हमने ईटरी शब्द पढ़ा था ना, ईटरी, आप जरा मुझे उसकी स्पेलिंग कमेंट सेक्शन में बताना, ईटरी की क्या थी। नेक्स्ट है हमारा एविडेंस। एविडेंस में आई थिंक आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी, इसमें बस याद रखना ENCE होता है, ANCE नहीं होता है। एविडेंस में आपका जो एविडेंस है DENCE होता है, डेंस। पता है डेंस है ना, हमेशा मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन था उसका जोक याद आता है, आई डेंस, यू डेंस एंड ही डेंसेस। डेंसेस, हम डांस कर रहे हैं, यू भी डांस कर रहा है, लेकिन ही डांसेस कर रहा है, वो हमसे ज़्यादा नाच रहा है, डांसेस। तो ही है वो डांसेस कर रहा है, तो हम इसको डेंस लगाएंगे। एविडेंस, एविडेंस में सिर्फ हम लगाएंगे ENC। जहाँ पे आपका ENC होता है, ANCE होता है, उस पर खासा ख्याल रखना है। ATE होता है, ETE होता है, इस पर ख्याल रखना है। जैसे ARY है, ERY है, तो आप बहुत आसानी से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाइटरी की स्पेलिंग को जोड़ा। सो DIET डाइट और फिर ARY। कम्युनिटीज़ में डबल एम याद रखना है और उसके बाद में यूनिटी बना देंगे। एविडेंस में ENCE है। अब देखो कम्युनिकेबल, और कम्युनिकेबल में आपने कल याद होगा हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था। म्यूनी MUNI, म्यूनिकेशन CATION। कल हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था, कम प्लस म्यूनी, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी डबल एम ही है, कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन जो है ये नाउन हो गया, हमने इसका एडजेक्टिव फॉर्म बना दिया कम्युनिकेबल। तो अगर हम देखेंगे कहाँ तक ये सेम जा रहा है, CA है ना, कम्युनिकेबल, और लास्ट में हमने ABLE लगा दिया। पता है आपको ABLE का मतलब होता है लायक। तो कोई चीज़ जो बात करने के लायक है, या कोई चीज़ जो बातों से फैल जाती है, जैसे बीमारियां होती हैं, वो कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती हैं, जो आपकी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो कम्युनिकेबल, तो कम्युनिकेबल आप कम्युनिकेशन से याद रखेंगे, स्पेलिंग तो सेम ही है, लास्ट में ABLE लगा दिया और उसमें लास्ट में क्या लगाया, TION। आप याद रखेंगे कम्युनिकेशन में TION एक्स्ट्रा जोड़ा था और केबल में BLE जोड़ा है। डन है। कमिटमेंट में भी मैंने इसीलिए रखा है कि कमिटमेंट की स्पेलिंग में भी डबल एम ही आता है। कमिटमेंट की स्पेलिंग में भी डबल एम ही आता है। कमिट, कमिट और फिर मेंट, कमिटमेंट। बात सिंपल है, स्पेलिंग्स क्लियर हो गई हैं। कम्युनिटी में डबल एम, कमिटमेंट में डबल एम, कमिटी में डबल एम, कम्युनिकेबल या कम्युनिकेशन में डबल एम, और डाइटरी में ARY, और ईटरी आप लोग मुझे बताएंगे। एविडेंस में ENCE होता है। ये आज की हमारी स्पेलिंग्स हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपना आर्टिकल करने। तो लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल। अगर आप खुद से रीड करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और फिर एक बार सेल्फ रीड करो, और अब हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट।
While we continue to battle malnutrition in many communities, a silent epidemic is spreading through our households, one that carries far graver consequences. While इस दौरान में अभी हम लोग लड़ रहे हैं, किस चीज़ से बैटल कर रहे हैं? माल न्यूट्रिशन से। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। तो अभी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर अभी भी लोगों जो हैं वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, हम उसी से लड़ रहे हैं। और इसी दौरान में एक साइलेंट एपिडेमिक जो है वो फैलता जा रहा है। आपने कोविड के टाइम पे एक वर्ड सुना होगा, पेंडेमिक। पेंडेमिक, एपिडेमिक, इनके डिफरेंसेस क्या हैं, आपको पता है क्या? तो कमेंट में ज़रा बता दो। तो साइलेंट एक एपिडेमिक है जो फैल रहा है हमारे घरों से। वो क्या, और वो जो एपिडेमिक है, ये जो प्रॉब्लम है, ये क्या कैरी करता है? फार ग्रेवर सीरी कॉन्सिक्वेंसेस। ग्रेव, GRAVE, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, है ना? ग्रेव का मतलब सीरियस। अब ये कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे माल न्यूट्रिशन और एक और चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं कि अभी तो हम लोग माल न्यूट्रिशन से ही डील कर रहे हैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ में। इसके साथ साथ में अब एक और चीज़ है जो फैल रही है, और ये जो प्रॉब्लम है ना, इसके तो और भी ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, परिणाम हैं। यहाँ पे समझ में आया? और वो प्रॉब्लम क्या है? हमारा ओबेसिटी। डन है। ग्रेवर क्या है आपका? ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है आपके ग्रेव की। कंपैरेटिव डिग्री जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। सो ओबेसिटी क्या है? वंस कंसीडर, एक समय पर इसको ऐसा माना जाता था, ऐसा सोचा जाता था। वंस, एक समय पर। कंसीडर मतलब सोचना। कंसीडर, एक समय पर इसको ऐसे कंसीडर किया जाता था कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो अफ्लुएंट लोगों की है। मतलब जो ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब जो एक्सट्रीम मोटापा है। अब जो गरीब लोग हैं उनके पास तो खाने पीने में उतनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं नहीं कि उनका वेट इंक्रीज होगा। लेकिन तो उस समय पे हम मानते थे कि जो भैया मोटापा है ये तो सेठ लोगों को आता है, अमीर लोगों को ही आता है, ये नॉर्मल लोगों में ओबेसिटी नहीं होती है। वो लोग तो माल न्यूट्रिशन से ही डील कर रहे हैं, अभी तक उसी से लड़ रहे हैं। आपको पता है ये कॉमा लगा के यहाँ तक में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ओबेसिटी जिसको एक समय पे माना जाता था कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों की है, लेकिन अब जो ओबेसिटी है इज नाउ क्लस्टरिंग विद इन इंडियन फैमिलीज एट एन अलार्मिंग रेट, एंड व्हेन इट कम्स and with it comes a hidden threat that policymaker can no longer ignore, and that is cancer. तो ओबेसिटी क्या है? अब ये इज़ नाउ क्लस्टरिंग विद इन इंडियन फैमिलीज। अब ये इंडियन फैमिलीज में भी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, और वो भी एक बहुत चिंताजनक रेट पे, मतलब परेशान कर देने वाली रेट से अब ये इंक्रीज हो रही है। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड बना लेना, तो वहाँ भी आ रही है। और इस प्रॉब्लम के साथ में एक ऐसी हिडन, एक छिपा हुआ डरावनी चेतावनी आ रही है जिसको पॉलिसी मेकर अब और इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ओबेसिटी के साथ में एक हिडन थ्रेट क्या आ रहा है, एंड दैट इज ए कैंसर। यहाँ तक ये लाइन समझ में आई? सो वाइल वी कंटिन्यू टू बैटल माल न्यूट्रिशन इन मैनी कम्युनिटीज, अ साइलेंट एपिडेमिक इज स्प्रेडिंग थ्रू आवर हाउस होल्ड्स। तो अभी तो जिस दौरान में हम लोग माल न्यूट्रिशन से ही डील कर रहे हैं, उसी टाइम पे अब एक और नई बीमारी है जो फैल रही है हमारे घरों से। और ये जो प्रॉब्लम है इसके तो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और वो है ओबेसिटी। एक समय पे ओबेसिटी को कंसीडर करते थे कि ये तो अमीरों की प्रॉब्लम है, बट अभी जो है ये इंडियन फैमिलीज़ में इंक्रीज़ हो रही है, वो भी बहुत हाई रेट पे। और इसके साथ में जो है वो हिडन थ्रेट भी आ रहा है जिसको अब इग्नोर नहीं किया जा सकता, एंड दैट इज़ कैंसर। रीसेंट मीन्स हाल फिलहाल में जो नेशनल डेटा है ये पेंट करता है एक डिस्टर्बिंग पिक्चर ऑफ इंडिया न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन। रीसेंट नेशनल डेटा, डेटा क्या है? ये आपका एक प्लूरल शब्द है। डेटा दिखता है सिंगुलर है, इसका सिंगुलर शब्द होता है डेटम। आपने शायद ही कहीं दिखा होगा, क्योंकि हम डेटा की कलेक्शन की बात करते हैं तो ये प्लूरल है, इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब पेंट लगाया है। पेंट अ डिस्टर्बिंग पिक्चर, मतलब पेंट का मतलब यहाँ पे शो हो गया। क्या कर रही है? एक बहुत परेशान कर देने वाली पिक्चर को शो कर रहा है, जो रिसेंट का एक नेशनल डेटा आया है। किस चीज़ के रिगार्डिंग में? इंडिया के न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन को, कि हमारा जो न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन है उसको लेके जो एक रिसेंट में जो नेशनल डेटा आया है वो एक बहुत परेशान वाली चीज़ को शो कर रहा है। क्या है वो डाटा?
Nearly 20% of Indian households now have all adult members classified as overweight, while 10% have all adults classified as obese. 20% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड, सो इंडियन हाउस होल्ड्स में जो 20% हैं उनमें तो जो ज़्यादातर मेंबर हैं, ऑलमोस्ट जो सारे के सारे अडल्ट हैं, वो तो ओवरवेट की कैटेगरी में हैं, और 10% जो हैं वो ओबीज की कैटेगरी में हैं। ओवरवेट आपको पता है बॉडी मास हमारा 25 से आगे ऊपर चला गया है, और जो आपका ओबीज है ये 30 के ऊपर चला गया है। ये चीज़ क्या सजेस्ट करती है, यहाँ पे जो दिस है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सिंगुलर है, हमने कल भी बात की थी दिस एंड दीज में। ये सब्जेक्ट भी बनते हैं जब ये प्लूरल होते हैं, सॉरी प्रोनाउन होते हैं। ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आई है। सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करता है, शेयर्ड इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। अब ये चीज़ क्या है, हमारा इन्वायरमेंट बदल गया और हम लोग के बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आ गया है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि तमिलनाडु में, पंजाब में 2 आउट ऑफ एवरी 5 हाउस होल्ड्स हैव ऑल अडल्ट क्लासीफाइड एज ओबीज। तो यहाँ पे ये दो आपके स्टेट्स को मेंशन किया गया है, तमिलनाडु और पंजाब को। इसमें से तो हर एक 5 घर में से 2 घर ऐसे हैं जिसमें सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उन वो जो अडल्ट हैं वो ओबीज की कैटेगरी में आते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, अर्बन एरिया जो आपके शहरी एरिया हैं वो तो क्लस्टरिंग रेट विच आर डबल दोज ऑफ रूरल एरियाज, कन्वेइंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ प्रॉस्पेरिटी एंड अर्बनाइजेशन आर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज हेल्थ लैंडस्केप। सो अब आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, जो अर्बन एरिया है और जो रूरल एरिया है, तो अगर हम यहाँ पे शोज क्लस्टरिंग रेट, जो 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 आपके ये ओवरवेट एंड ओबीज के जो आपके फिगर्स हैं वो डबल हैं अर्बन एरियाज़ में। अगर यहाँ पे कोई 2 बंदे हैं तो यहाँ पे 4 बंदे ओवरवेट का शिकार हैं। और ये बहुत क्लियर पिक्चर को शो करता है कि जो तरक्की है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है, ये किस तरीके से इंडिया की जो हेल्थ है, इंडियाज़ हेल्थ मतलब इंडिया की जो हेल्थ है उसका जो लैंडस्केप है, जो उसका जो पिक्चर है उसको क्या कर रही है, चेंज कर रही है। प्रॉस्पेरिटी, अब भाई लोगों के पास में, जैसे मैंने कहा कि मेरा खुद का काम क्या है, पूरा पूरा टाइम बैठने का है, बाहर जाने का कोई काम ही नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऑब्वियसली उससे ओवरवेट एंड ओबीज होना बहुत नॉर्मल है। आप नॉर्मल खा रहे हो, आप बहुत ओवर ईट नहीं कर रहे हो, बट स्टिल आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और हमेशा रूरल में तो हमेशा काम रहता ही है, फिजिकली वहाँ ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। एंड वॉट मेक्स दिस पर्टिकुलरली कंसर्निंग, और क्या चीज़ है जो इसको और ज़्यादा खास करके चिंताजनक बना रही है, वो है इसका ट्रांसजनरेशनल नेचर। ट्रांसजनरेशनल नेचर मतलब, ट्रांसजनरेशनल का मतलब होता है जो हमारी जनरेशन्स हैं उसमें से जो हमारी जेनेटिक्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अब ये चीज़ हमारे जीन्स में जाके ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब ये हमारी फ्यूचर जनरेशन को ये अफेक्ट कर रही है। When obesity clusters within households, children grow up in an environment that normalize unhealthy dietary patterns and sedentary lifestyles, creating cycles of risk that transcends generations. और सिंपल आराम समझ सकते हैं, जब ओबेसिटी जब अब घरों में बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, अब जो बच्चे हैं वहाँ के वो किस माहौल में बढ़ रहे हैं जिसमें वो नॉर्मलाइज है कि लाइक अनहेल्दी खाना खाना इज़ सो नॉर्मल, अनहेल्दी चीज़ें खाना इज़ सो नॉर्मल, एंड एकदम सुस्त लाइफ स्टाइल इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल। आप रूरल में जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे आपको बहुत फिजिकली एक्टिव दिखाई देंगे। आप अर्बन में आइए, यू विल सी कोई काम ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ फिजिकल एक्टिविटी के लिए बच्चे जाएं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये जनरेशन में चीज़ें पास हो रही हैं, और ये जो क्रिएट कर रहा है साइकिल ऑफ रिस्क। कैसा रिस्क, जो हमारी जनरेशन्स में ओवर पास कर रहा है, जनरेशन्स में जा रहा है। और ये जो सबूत हैं, जो एविडेंस हैं लिंकिंग ओबेसिटी टू कैंसर इज़ ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा है, ओवरवेलमिंग। आपका जो प्यार है वो ओवरवेलमिंग हो सकता है। सो द एविडेंस, जो ये सबूत हैं जो ओबेसिटी को कैंसर से लिंक कर रहे हैं कि जब ओबेसिटी अगर है तो उससे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ओवरवेलमिंग है। गवर्नमेंट्स रीसेंट कमिटमेंट टू, कमिटमेंट आप जानते हैं MENT है तो नाउन है, कमिट होता है तो वर्ब होता है, कमिटमेंट है।
कमिटमेंट, कमिटेड, इसके साथ में फिक्स प्रपोजिशन आता है टू, फिक्स प्रपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में आता है, ये भी आप देख सकते हैं। एस्टैब्लिशिंग डे केयर्स कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ओवर द नेक्स्ट 3 years विद 200 सेंटर्स प्लान फॉर 25-26। तो जो गवर्नमेंट का जो रिसेंट कमिटमेंट है कि वो इस्टेब्लिश करेंगे डे केयर कैंसर सेंटर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अगले 3 सालों में, जिसमें 200 सेंटर्स उन्होंने प्लान किए हैं 25-26 में ही बनाने के लिए। ये एक बहुत क्रूशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। हाउएवर, लेकिन ये जो सेंटर्स हैं ये क्या प्रायोरिटाइज करें प्रिवेंशन अलोंगसाइड ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को पहले ही उसको रोक लेते हैं। प्रिवेंट करना मतलब रोकना, प्रिवेंशन उसका नाउन फॉर्म हो गया। आपने प्रिवेंट वर्ब पढ़ा है ना, प्रिवेंट करना मतलब किसी इंसान को रोकना। तो अब देखो, अब ट्रीटमेंट जैसे कब पढ़ा था हमने अपनी क्लास 9 वगैरह में पढ़ा था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका मतलब क्योर का मतलब इलाज और प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम। तो जो रोकथाम है ना वो इलाज से ज़्यादा बेहतर है। मतलब बीमार होने, अगर आपको पता है कि ओबेसिटी अगर मतलब अगर वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो इससे प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होंगी, तो अब उस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही हम अपने आप को रोक लें तो वो हमने अपने आप को प्रिवेंट कर लिया। तो अब यहाँ पे बोला है कि ये जो सेंटर्स हैं ये किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, किस चीज़ को अपना फोकस में लेके आएँ कि ट्रीटमेंट तो करें ही करें, उसके साथ में प्रिवेंशन हो, कि मतलब ये ओवरवेट हो ही ना, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। ठीक है, आगे क्या है, वी मस्ट स्केल अप करना मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना। वी मस्ट स्केल अप एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, जो हमारे अभी प्रेजेंट में जो चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग मतलब जो चल रहे हैं प्रोग्राम, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज टू स्पेसिफिकली टारगेट हाई रिस्क हाउस होल्ड्स एंड इंडिविजुअल्स। तो ये जो प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं इनको हमें क्या करना चाहिए, स्केल अप करना चाहिए, इसको और इंक्रीज़ करना चाहिए। कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती हैं, जो आपकी बात करने से फैल जाती है, या समान, जैसे कोई इंसान, जैसे कोविड था तो वो आपका कम्युनिकेबल डिसीज़ था, बट अब जैसे कैंसर है, आई थिंक कैंसर तो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आता है ना। हाँ, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी प्रिवेंशन प्रोग्राम शुड टारगेट एंटायर हाउस होल्ड्स, टीचिंग फैमिलीज टू शॉप फॉर हेल्थियर इंग्रेडिएंट्स, prepare meals at home consisting fresh vegetables, leafy green, whole grain and fruits, and engage in physical activity as a unit. This is very very important. तो ओबेसिटी के जो प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं उनको टारगेट करना चाहिए पूरी की पूरी हाउस होल्ड्स को, पूरे पूरे घरों को, जिसमें लोगों को, फैमिलीज़ को ये सिखाना चाहिए कि भाई आप ऐसे इंग्रेडिएंट खरीदो, ऐसे सामान खरीदो जो हेल्दी हैं। आपको पता है, मैं ऐसा नहीं कह रही मत खाओ, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप एक बार बाहर निकल जाओ, आप देखोगे बस भीड़ लगी पड़ी है, वो ठेले पे क्या बेच रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, हमको दब के खाना है। उसके बाद हमारी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आ रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या हाइजीन लेवल है, क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ हुए हैं, ऑयल कैसा यूज़ हुआ है, थोड़ा सा हमें अभी अवेयर होना है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा ही खाने का मन है तो कोशिश करो आप अपने घर पे वो चीज़ को प्रिपेयर कर सको, और ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों में आप फ्रेश वेजिटेबल्स, लीफी जो आपके जैसे पालक वगैरह होता है वो यूज़ करें, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। ये लाइन तो मेरे लिए भी अप्लाई होती है। Workplace and school-based nutrition programs can break the cycle by creating healthy food environment outside the home. और जो वर्क प्लेस एंड स्कूल बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं ये ब्रेक कर सकते हैं उस चेन को, उस साइकिल को जो ऑलरेडी क्रिएट हो रही है। और ये क्या क्रिएट कर सकते हैं, हेल्दी फूड इन्वायरमेंट आउटसाइड द होम, कि घर के बाहर भी हम लोग हेल्दी फूड खाएं। सो ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप आपको समझ में आई होगी। बहुत सिंपल थी और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी थी, और आज की डेट को, प्रेजेंट टाइम को देखा जाए तो बहुत नेसेसरी भी थी इस बारे में बात करना। तो कोशिश करनी है कि आप लोग भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकूँ, तो बिकॉज आई हैव ऑल्सो पुट ऑन सो मच वेट। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और क्या करना है, हाँ, जो कमेंट सेक्शन है जब आप वीडियो लाइक करते हैं आई थिंक, तो वहाँ पे आता है हाइप, तो प्लीज़ हाइप कर दीजिए ताकि थोड़ा चैनल हाइप हो जाए।
और बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।